पानी डालते रहते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा तो हम लोग का पूरा बॉडी में ऑर्गन है, ऑर्गन जो भी काम कर रहा है वो उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल सेल है, और सेल में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें जो एंजाइम काम कर रहा है वो बना है प्रोटीन का। और अगर प्रोटीन को ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं देंगे तो वो डिजनरेट करेगा, और अगर वो डिजनरेट करा तो कहीं ना कहीं एंजाइम का फंक्शन स्टॉप होगा या डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण वो सेल डिस्टर्ब, ऑर्गन डिस्टर्ब, फिर ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब। इसीलिए ऐसा वो लिखा है कि कन्वर्सेशन। और एंजाइम को एक और हम लोग नाम से बोलते हैं, 10th में शायद याद होगा तो पढ़े हो गए तक, बायोकैटलिस्ट। ठीक है, कहीं था वर्ड, आई मीन है वर्ड, एनसीईआरटी में 10th में था बायोकैटलिस्ट। तो बायोकैटलिस्ट एंजाइम को ही वहां पे बोला गया था, और यहाँ भी वही काम करेगा बस, जो कि प्रोटीन का बनाता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, इसीलिए वो कन्वर्सेशन लिखा है, मतलब कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन करके कुछ ना कुछ वो किसी अलग फॉर्म में वो कन्वर्ट कर रहा है बस। ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज है इसमें। देखो क्योंकि ये क्वेश्चन सब नहीं है तो हम कुछ कुछ तुम लोग को एडवाइस देना चाहेंगे। बायोमॉलिक्यूल में एंजाइम को जितना अच्छा से पढ़ना है पढ़ लेना, क्वेश्चन मैक्सिमम एंजाइम से पूछता है। बायोमॉलिक्यूल्स मतलब एंजाइम को टच करना ही करना है उसको। दूसरा, नेचर ऑफ बॉन्ड में जो एग्जांपल है पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक, तो उसमें फॉर्मूला भी है, COOH NH2, कहाँ कौन पेप्टाइड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड किसके साथ आ रहा है, तो ये हमेशा पूछता है। और तीसरा जो मेन है वो न्यूक्लिक एसिड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये तीन को तो अच्छे से करके जाना, क्योंकि यही 3 से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा है। और चौथा एक पॉइंट बचता है, ये फिगर देखो, ये फिगर वाला हम लोग को नजर आ रहा है पेज नंबर 145। ठीक है, तो वो फिगर बस याद कर लेना। बाकी बात क्वेश्चंस जो है ना, ये मतलब ये सब टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसमें इतना ही है। ठीक है, इसमें जैसे एंजाइम में बहुत क्वेश्चंस बन जाता है, क्योंकि एंजाइम में उसका सारा कुछ दिया हुआ, वो कैसे काम करता है नहीं करता है, उसके लिए कौन सा फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है नहीं है, फैट ऑफ अमोनिया वगैरह जो भी है, जितना भी एंजाइम्स वगैरह, क्योंकि उसका कुछ डायग्राम भी एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह वाला, तो सारे से क्वेश्चंस बहुत मतलब पूरा बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन, एंजाइम और नेचर ऑफ बॉन्ड, और वो पूरा पेज वाला फिगर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, अब पूछता भी है। तो यही 4 जो है चीज वो बायोमॉलिक्यूल्स में इम्पोर्टेंट है, और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तक में जो भी हम देखे हैं प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा हुआ है, ये चारों सेगमेंट से क्वेश्चन रहता ही रहता है। अगर 3-4 पूछ रहा है तो 1 या 2 ये सबसे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस तरह का है, तो ज्यादातर वो है। और बोलो इसमें बायोमॉलिक्यूल्स में कोई दिक्कत है तो? बायोमॉलिक्यूल्स में ऐसे तुम लोगों को दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो तुम लोग का यहाँ जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसमें बहुत बहुत शॉर्ट में करके लिखा है, बट एक एंजाइम का ही जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से तुम लोग को पढ़ना है, उसको पढ़ो। बाकी बाद में वैसा कुछ उसमें दिया नहीं है। ठीक है, हाँ, केमिस्ट्री का बायोमॉलिक्यूल्स भी साथ में पढ़ लेना, क्योंकि इसमें ग्लूकोज वगैरह का स्ट्रक्चर वगैरह नहीं दिया है, बट वहां पे दिया है, तो दोनों का कंबाइंडली अगर तुम अच्छे से पढ़ के जाओगे तो रिलेट बहुत कुछ मिलेगा, तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब सॉल्व बहुत इजी वे में हो जाएगा। केमिस्ट्री का भी बायोमॉलिक्यूल साथ में पढ़ लिया करो, क्योंकि उसमें डीएनए आरएनए सबका दिया हुआ। खैर डीएनए आरएनए तुम लोग जानते ही होगा, लेकिन वहां पे स्ट्रक्चर वगैरह भी दिया है, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वो तुमको समझने में आसानी होगा। यहाँ पे बहुत सिंपल वे में दे दिया है, बट सिंपल वे में पूछता नहीं है। स्ट्रक्चर सिंपल देने का मतलब है उसको अच्छे से स्टडी करके जाओ, ताकि वो वहां पे उसको पूछा जाएगा, तो उससे रिलेट करके पूछ सकते हो। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा बीटा डी ग्लूकोज, इस तरह का क्वेश्चन रहता है वो, तो इस तरह से इसमें बायोमॉलिक्यूल्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और आगे बोलो, बायोमॉलिक्यूल्स में कुछ प्रॉब्लम, सेल में कुछ दिक्कत है? टिश्यू में तो सारा कुछ रटना है, उसमें तुम एग्जाम्पल वगैरह जितना रट सकते हो रटो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कॉकरोच में कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो जैसे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह जो है वो पूछता है। और कॉकरोच जब तुम पढ़ रहे हो तो इसका जो फाइलम है उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हमेशा उससे रिलेट करेगा। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आएगा, है ना, तो उसको वहां पे तुम पढ़ सकते हो। तो हमेशा कॉकरोच में जितना भी चीज पढ़ोगे तो आर्थ्रोपोडा को भी रिलेट कर लेना, आई मीन उसका भी जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसके फाइलम का,
उसको भी कर लोगे तो उससे रिलेट करके वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और इस बार एम्स भी साथ में है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्स जो है हमेशा रिलेट करता है बहुत, मेडिकल नीट तो करता ही करता है लेकिन एम्स भी ज्यादा करता है, ठीक है। तो उसमें हेल्प तुमको ज्यादा, मतलब तुमको समझने में आसानी होगा, आई मीन क्वेश्चन बन जाएगा, प्रैक्टिस कर लोगे उस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत अच्छा रहेगा, तुरंत वे में तुमको ये हो जाएगा, ठीक है। सेल में तो हर एक सेल का तो खैर हर एक साल सेल से 3-4 क्वेश्चन पूछता है, वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस तीनों चैप्टर में देखो जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल और सेल साइकिल, ठीक है। तो सेल को हमेशा याद रखना, हमें हर एक साल 3 से 4 क्वेश्चन से भी पूछता है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इजी चैप्टर है सेल, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से याद करोगे, कुछ कुछ चीज है, और अगर कुछ पूछना है तो सेल से पूछ सकते हो, मतलब प्रॉब्लम जो भी है पूछ सकते हो, पूछो। यानी तो फिर हम तुमको कुछ इसमें ओवरव्यू कर देंगे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन आएगा वो हम बता देंगे। कुछ डाउट है किसी को कुछ? हेलो? नो सर। नहीं ना, तो चलो हम तुमको सेल चैप्टर का जो है ना वो हम कुछ, पूछिए। हाँ, हाँ? हेलो, कुछ बोल रहे थे कोई? तो कुछ कुछ चीज है जो सेल से इम्पोर्टेंट है, वो हम तुमको आज ओवरव्यू कर देते हैं कहाँ से क्या है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में सेल का जो है वो साइंटिस्ट एंड ईयर और क्या वो किया था वो तो इम्पोर्टेंट है ही। और ओवरव्यू वाले ओवर एन ओवरव्यू ऑफ सेल, पेज नंबर 126 तुम लोग निकाल के देखो, उसमें शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ कुछ हम किए भी हैं। देखो ये सबसे जो क्वेश्चन है बहुत इस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट में आता है, जो तुम्हारा है कि ओवरव्यू ऑफ सेल में हम लोग देखते हैं कि सेल्स में क्या क्या है, जिसमें साइटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट है कि साइटोप्लाज्म ही एक ऐसा ऐसा एक एरिना है जहाँ पे सबसे ज्यादा केमिकल एक्टिविटी, आई मीन केमिकल रिएक्शंस होता है प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में, ये चीज है। दूसरा चीज हम लोग ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक में जो है, सॉरी राइबोसोम जो है, राइबोसोम के बारे में दिया है थर्ड, मतलब पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में देखो एक लाइन है जो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम, वो क्वेश्चन वहां से पूछता है जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अलग अलग है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, और राइबोसोम यहाँ पे भी है जो प्रोकैरियोटिक सेल में दिया है। तो इंक्लूजन बॉडी यहाँ पे एक ऐड है वर्ड, इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल याद करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है इंक्लूजन बॉडी में, क्योंकि एग्जाम्पल है कि कौन कौन सा इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट है, मतलब एक तरह का फ्री स्टेट में जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, आई मीन बैक्टीरिया वगैरह में जो प्रेजेंट होगा क्या क्या, तो एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिक ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये क्वेश्चन रहता है इसमें। तो इंक्लूजन बॉडी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बात उसके बाद जब तुम फोर्थ में आओगे पैराग्राफ में, तो एक चीज तुम लोग को दिया है कि एनिमल सेल में एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका नाम है सेंट्रियोल, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि डिवीजन ऑफ सेल, आई मीन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, क्योंकि वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद शेप एंड साइज से क्वेश्चन, हमेशा शेप एंड साइज में जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो मैच द कॉलम देगा, जो कि बैक्टीरियल सेल का भी याद कर लेना, जो कि मोनेरा में फिगर है, वहां पे कौन सा वायरस, सॉरी कौन सा जो से, क्योंकि जो भी है वहाँ वायरस बैक्टीरिया जो भी है उसका शेप एंड साइज का जो है वहाँ पे डाटा दिया हुआ, उसको और इसको कनेक्ट करके पूछेगा, ये वाला चीज, ठीक है। ये है प्रोकैरियोटिक सेल में पीपीएलओ के बारे में पूछता है, वो ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी यहाँ पे देखो ये वाला चीज हम बोल रहे थे, ये मोनेरा में हम बता रहे थे, ये प्रोकैरियोटिक का जो है ना ये बहुत पूछता है। इसमें डायरेक्टली देखो लिखा हुआ है कि टिपिकल बैक्टीरिया कितना है, 1 to 2 माइक्रो एम, पीपीएलओ कितना है, वायरसेस कितना है, तो इसका मैच द कॉलम पूछता है, तो यहाँ पे तुम कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे एक मेसोसोम के बारे में भी कॉन्सेप्ट है, देखो हम यहाँ दिखा रहे हैं मेसोसोम के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेसोसोम जो होता है वो एक तरह का मेन ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है, क्योंकि उसका प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन का भी काम है, रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी भी देता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह भी काम करता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन ट्विस्ट करता है मेसोसोम से, जैसे कभी कभी पूछता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रोकैरियोटिक सेल में
एज ए माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स करता है, तो मेसोसोम। अब मेसोसोम का क्या काम है ये भी पूछा है, तो रेस्पिरेशन भी करता है, सेल डिवीजन भी करता है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है जो कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो मतलब मेसोसोम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है, उसको बहुत ज्यादा टेस्ट है, 16-17 के क्वेश्चन में भी ये मेसोसोम के बारे में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली मोनेरा से कनेक्ट कर देगा उसको, ठीक है, कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या है, कौन दिया था। तो इसके बारे में सिंपल है कि एक मेथड है कि वो उसको कैसे कैसे किया गया था, तो सुन लो। क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे जो इस चीज को किए थे, वो स्टेन किए थे। तो सबसे पहला क्रिश्चियन वायलेट बैक्टीरिया पे डाले, फिर 50% आयोडीन, 50% सोल्यूशन आयोडीन के, सॉरी 50% नहीं, 5% आयोडीन सोल्यूशन उस पर डाले थे। फिर उसके बाद उसको वाटर से वॉश करने के बाद फिर उसमें एसीटोन डाले थे। फिर उसमें देखे थे कौन कलर लिया, आई मीन कौन कलर को गेन किया और कौन नहीं किया। जो गेन कर लिया उसको ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं किया वो ग्राम निगेटिव, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, वो रिलेट करता है प्रोक्रियोटिक्स से। सिंपल है, मोनेरा से डायरेक्टली सब कुछ रिलेट करने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ मेसोसोम के बारे में यहाँ पे भी दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो पूछेगा, ये सारा कुछ यहाँ पे है इसका, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी बात, बैक्टीरियल सेल को ही प्रोक्रियोटिक बोलते हैं, तो उसमें फिलामेंट के बारे में पूछेगा, तो फिलामेंट जो 3 पार्ट से कंसिस्ट करता है, हुक, बेसल बॉडी एंड एक है हुक, सॉरी फ्लैजिला, जो कि बैक्टीरिया में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट में, कैप्चरिंग में, अटैचमेंट में वर्क करता है। तो वो बनता किससे, तो फिलामेंट से, हुक से एंड बेसल बॉडी, ये 3 पार्ट से वो बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है। और एक चीज में है, देखो यहाँ पे पीली एंड फिम्बिया का कॉन्सेप्ट है। तो पीली जो होता है वो यहाँ पे दिया है कि वो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो कि मोटिलिटी वगैरह में हेल्प करता है। और फिम्ब्री जो कि मतलब फिम्ब्री जो है अटैचमेंट वगैरह को लेके फंक्शनिंग करता है। तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद फिर है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, बता ही दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका सब यूनिट यहाँ पे दिया है, राइबोसोम का प्रोकैरियोटिक का सब यूनिट आई मीन 70s तो होता है, बट इसका जब डिवीजन होता है तो 50 एंड 30s में डिवाइड करता है, वो भी इसमें दिया हुआ है, तो उसको भी इंपॉर्टेंट है। बट इसमें मेरे हिसाब से आई मीन राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी में इंक्लूजन बॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन से एग्जाम्पल डायरेक्टली पूछा है बहुत बार, 2-3 बार तो हम देखें प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन में मिला है हमको, ठीक है। उसका यूकैरियोटिक सेल्स में तो खैर सेल मेम्ब्रेन में अगर आते हैं तो उसमें अरेंजमेंट पूछा है, जैसे पोलर हेड वगैरह क्या है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन रहता है। और स्टेटमेंट में जब भी ये क्वेश्चन रहेगा तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का दोनों का मिक्स करके देता है कि कौन किसका कहाँ है, वो चीज पूछेगा। दूसरा एक बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल है प्रोटीन और लिपिड बायलेयर, जैसे यहाँ इराथ्रोसाइट मतलब आरबीसी सेल में कितना % प्रोटीन एंड कितना % लिपिड होता है, 52 एंड 40%, ठीक है। तो इसको तुम लोग अच्छे से करना, ठीक है। और जो लास्ट पैराग्राफ है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, उससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन हाँ, इसमें बस क्वेश्चन जो पूछा है लिपिड एंड प्रोटीन का कंटेंट इराथ्रोसाइट्स में कहाँ है वो पूछा है। सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कौन दिया था, ये पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का तो दे दिया है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पेज नंबर 132 में देखो। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का जो भी है, जो भी मैकेनिज्म है, ये डायरेक्ट रिलेट करता है तुम्हारा वहां से प्लांट वाटर रिलेशन में, क्योंकि वहां पे डिटेल्स इसका स्टडी करना है हमको, ठीक है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो प्लांट के केस में ज्यादा यूज होता है। हम लोग के केस में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के लिए सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम लोग ब्लड बोलते हैं वो है। ये ज्यादातर सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो प्लांट में देखा गया, तो उससे बहुत ज्यादा रिलेट करेगा क्वेश्चन, तो वहां से पूछ सकता है। इसको उठा के उस टॉपिक से पूछ सकता है क्वेश्चन, वहां का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। उसका सेल वॉल, तो सेल वॉल में भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मिडिल लेवला है, प्राइमरी वॉल है, कौन किससे कंसिस्ट करता है उसमें है, ठीक है। इसमें हम मतलब कलर तो नहीं किए हैं, बट हम इसमें अंडरलाइन किए हुए हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है तुम्हारा कि एल्गल सेल वॉल किससे बनता है, ठीक है। दूसरा है प्लांट का सेल वॉल किससे कंसिस्ट होता है, ये सब पूछता है वो, ठीक है। मिडिल लेमिला का जो लेयर है उसमें कौन सा कैल्शियम पेक्टेट यूज होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। हाँ, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है तुम लोग बता सकते हो तो बताओ।
इंडो मेम्ब्रेन क्वेश्चन से मात्र एक ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत रेयर है बट पूछता है कभी कभार, बहुत रेयर पूछता है, एक बार अभी तक में पूछा है। तो बताओ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, कोई बता दो। हेलो, कोई आंसर दो, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। Endomembrane system include the site endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, and vacuoles because their functions are coordinated with each other. हाँ हाँ, तो ये चीज है कि कोऑर्डिनेटेड जो ईच अदर करता है, आई मीन कहने का मतलब एक से ज्यादा सेल ऑर्गेनेल्स जब एक दूसरे से कनेक्ट होकर काम करता है तो उसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बस एक ही आता है, तो चार है उसको याद कर लेना, बस पूछेगा कि इनमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है या फिर इनमें से कौन है। तो कभी तीन ऑप्शन देकर ऑल ऑफ द अबव लिख सकता है या फिर इस तरह से। बट एक क्वेश्चन अभी तक में आया है जिसमें चार ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें पूछा था कि इसमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। इस तरह का एक बार मात्र अभी तक में हमको दिखा है वो क्वेश्चन पूछता है, बस वही है। उसके बाद फिर इंडोमेम्ब्रेन क्वेश्चन से सॉरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्वेश्चन जो है सबसे लास्ट पैराग्राफ से पूछता है कि कौन सा, जैसे एफ ई आर है वो हार्मोन वगैरह बनाने का काम करता है, आर ई आर प्रोटीन वगैरह तो जानते ही, कॉमन सा चीज है उसको। हाँ, सेकंड जो है गोल्गी एपरेटस, इसका फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें पूछता है, क्योंकि पैकेजिंग ऑफ सेल है, ये पैकेज करता है, कैसे कैसे क्या क्या करता है ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। जैसे इंटरसेलुलर टारगेट और सिक्रेटरी आउटसाइड ऑफ सेल वगैरह जो पॉइंट इसमें दिया है उसको अच्छे से पैराग्राफ को समझ के उसको अच्छे से याद करके आई मीन उसको ध्यान में रख के जाना, क्योंकि गोल्गी कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन है लाइसोसोम में इंजाइम वगैरह है, उसको अच्छे से याद करना, क्योंकि हाइड्रोलिटिक इंजाइम, हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीजेस, कार्बोहाइड्रेटेस, ये चार ही इंजाइम है, तो चार इंजाइम को ध्यान में याद करके जाना क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वैक्यूल से भी क्वेश्चन पूछा है, 90% ऑक्यूपाई करता है, 50% ऑक्यूपाई करता है, तो उसका वैक्यूल का जो आउटर लेयर है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वैक्यूल में 2-3 क्वेश्चन बनता है। और दूसरा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल का बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि प्रोटिस्टा एंड अमीबा। तो प्रोटिस्टा के अंदर में अमीबा आता है और अभी अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होता है। तो ये चीज पूछता है। और एक चीज ध्यान रखना कि इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशन लिखा है, तो ध्यान रखना कि एक्सक्रीशन वर्ड को याद करके जाना। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन दोनों होता है, बट अगर एनसीईआरटी में एक्सक्रीशन है तो उसको एक्सक्रीशन में करके रखोगे। और इसका डायरेक्टली तुम कनेक्शन आई मीन इसका जो क्वेश्चंस और रिपीट कर सकता है, आई मीन क्वेश्चन और रिलेट कर सकता है, तो वो प्रोटिस्टा का प्रोटोजोआ ग्रुप में थोड़ा सा जाके पढ़ सकते हो। 3-4 लाइन है, दोनों को रिलेट करके पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर में ऑक्सीडेटिव जो प्रोसेस है वो होता है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत सारा क्वेश्चन बनता है स्टेटमेंट वाइज और एमसीक्यू टाइप से। तो स्टेटमेंट बहुत कम बट एमसीक्यू बहुत पूछा है। डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस आई मीन एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तुम्हारे सामने ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन हम तुम लोग को इसमें बताते हैं, एक ऑक्सीसोम वहां यूज करता है जो कि ऑक्सीसोम F1 F0 पार्टिकल को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ऑक्सीसोम उसको यूज करता है। तो वो चीज है। वहां दूसरा है मैट्रिक्स है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इस तरह का क्रिस्टा वगैरह जो पूछता है, तो वो तुम ध्यान रखना कि F1 F0 पार्टिकल ही मेन है जो ऑक्सीजोम करता है। ठीक है, जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, और F0 F1 पार्टिकल को ऑक्सीसोम बोलता है। बस इतना ही चीज है इसमें, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, एक और चीज है, एक क्वेश्चन है, तुम लोग जवाब दे सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स क्यों बोला जाता है। सबसे पहले ये बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट क्यों बोलते हैं उसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कभी सुने हो वर्ड कि नहीं सुने, पहले ये बताओ। खुद का डीएनए होता है उसके पास। तो डीएनए होता है तो सेमी ऑटोनोमस हो जाएगा। वो सही है एक तरह से, बट वो खुद ही प्रोड्यूस करता है हैं एटीपी। क्या बोले, वो एटीपी की जो भी एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन। क्लोरोप्लास्ट में क्या एटीपी का वहां पे कौन करेगा जो उसको सेमी ऑटोनोमस बोले। डीएनए से ही रिलेटेड है क्वेश्चन तुम्हारा, ऑलमोस्ट ठीक ही है, बट एक्चुअली देखो होता क्या है ना कि डीएनए होने के कारण वो खुद का अपना प्रोटीन बना लेगा, उसको बाहर के राइबोसोम से मतलब नहीं है। ठीक है,
तो जो डीएनए कंटेन करेगा वो एक तरह से आंसर सही है। डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो डीएनए ही मारना, बट डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं, डायरेक्टली बोलता है कि आखिर इसको क्यों बोलते हैं, तो ऑप्शंस में रहेगा क्योंकि ये खुद का अपना प्रोटीन खुद से ये बना सकता है मेटाबॉलिज्म के लिए, इसीलिए। और डीएनए है तो प्रोटीन बनाएगा, तो डीएनए का क्वेश्चन का ऑप्शन बहुत कम रहता है, बट डीएनए रहने के कारण वो अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली डीएनए खुद का है जिसके प्रोटीन बनाएगा। कभी कभी प्लास्टिड्स भी लिखता है, बट ऑप्शंस को ध्यान से देखना, क्लोरोप्लास्ट अगर है तो क्लोरोप्लास्ट को ही हम टिक करेंगे, प्लास्टिड्स को नहीं करेंगे। लेकिन जब सिर्फ प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करता है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है ना कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन है ऐसा बोल के उसमें क्वेश्चन डाल देगा, और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों डालेगा या प्लास्टिक माइटोकॉन्ड्रिया दोनों डालता है। तो ध्यान देना, अगर क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर किसी ऑप्शन के हिसाब से हम चूज करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया तीनों डाल देता है, और ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग बात करेंगे उसमें, तो वो चीज है। जो भी है, मतलब वो गलत नहीं है जो तुम बोले कि डीएनए है, वो भी सही है, बट डीएनए रहने के कारण खुद से उन प्रोटीन बना था, ठीक है। हाँ, प्लास्टिड्स में अगर आते हो तो प्लास्टिड भी, मतलब सेल में तो सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम तुमको एक चीज लाते हैं प्लास्टिड्स में। जो एक क्वेश्चन है, सॉरी एक पैराग्राफ है जो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शनिंग दिया है कि वो स्टोरेज ऑफ फूड करता है। तो कौन कौन सा फूड, जैसे प्रोटीन है तो एल्यूरोप्लास्ट होगा, ऑयल होता है तो एल्यूरोप्लास्ट तो है तुम्हारा प्रोटीन, इलियोप्लास्ट ऑयल, और एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्वेश्चन पूछता है, या तो तुमको एमसीक्यू में डाल सकता है या तो मैच द कॉलम में डाल सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन याद रखना ल्यूकोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्टडी है, ठीक है। डिटेल स्टडी है करने का मतलब स्ट्रक्चर कहाँ क्या है कैसे है वो सब तो ठीक है, बट प्लास्टिड्स में ये लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग जरूर एक बार रीड करना अच्छे से। ये वाला, ये सबसे लास्ट वाला यहाँ पे, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें फंक्शंस वगैरह दिया है, डीएनए मॉलिक्यूल वगैरह का कॉन्सेप्ट है, तो उससे क्वेश्चन रहेगा। बाकी बात फिगर को भी, क्योंकि फिगर एनसीईआरटी का मत छोड़ना, क्योंकि एम्स जब ऐड हुआ है तो वो क्वेश्चन फिगर से भी रहेगा, और फिगर में जो लेवल है वही याद करके जाना है, वही प्रैक्टिस करके जाना है। उसके अलावा बाहर से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, चाहे नीट हो चाहे एम्स हो। तो मैक्सिमम नीट का ही अगर हम बात करते हैं और एम्स का ही बात करते हैं तो फिगर एनसीईआरटी बहुत मस्त है। एम्स ऐड हुआ है तो कुछ कुछ चीज है जो तुम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, जैसे बॉक्स ले रहा है क्वेश्चन बहुत पूछता है, एम्स में पूछता है हमेशा, ठीक है। बॉक्स कैसे, वो हम आगे बायोमोलिक्यूल्स में बताते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में देखो, राइबोसोम के बारे में जब यूकैरियोटिक में पढ़ोगे तो पता है सब कुछ, लेकिन प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम के बारे में कुछ चीज नहीं देके यूकैरियोटिक वाले राइबोसोम में दिया हुआ है सेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट। तो पूछ सकता है कि जो उसमें एस होता है 80s या 70s, तो एस स्टैंड फॉर सेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी पहले, और ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस हमेशा रहता है राइबोसोम के मामले में, ठीक है। ये चीज है। साइटोस्केलेटन से क्वेश्चन नहीं पूछा है कभी आज तक। एक चीज है, सीरिया फ्लैजेला से क्वेश्चन पूछा है, तो ये स्ट्रक्चर को याद रखना। अरेंजमेंट भी है, 9+2 अरेंजमेंट है, एक्सोनीमा क्या है, फ्लैजेला वगैरह क्या है, ये सब चीज में ध्यान रखना, ठीक है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल का फंक्शन बस एक ही है, सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर, वो कॉमन है, तो वो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूक्लियस से जब क्वेश्चन वो पूछेगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्रोमोसोम को लेके, जो पेज नंबर 139 में जो भी दिया हुआ है, जो भी बोल्ड लेटर में है, काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा है, ठीक है। और सबसे लास्ट में सैटेलाइट वगैरह किसको बोलते हैं, ये सब चीज ध्यान रखना, स्टेटमेंट में पूछेगा। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन न्यूक्लियस, सेल में न्यूक्लियस से इसी पैराग्राफ से, मतलब इस पेज से ज्यादा पूछा है, तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी बाद न्यूक्लियस के बाद फिर माइक्रोट्यूब्यूल तो बहुत कम ही पूछा है, बहुत बहुत कम, मतलब पूछा ना के बराबर, बहुत कम इसका चांसेस इस टॉपिक पे आने का है नहीं, लेकिन 2 लाइन का ठीक पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो तुम्हारा जो सेल में है, हर एक टॉपिक से, हर एक पैराग्राफ से जहाँ से आता है, जहाँ से आ चुका है वो बता दिए, उसको रिवाइज कर लेना। बाकी बात इसमें अगर इतना कर लोगे तो फिर
मतलब एक चैप्टर से 30-40 क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा तो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। यही है, थोड़ा सा रिलेट करके क्वेश्चन जैसे जैसे बताए वो थोड़ा पढ़ना। हाँ, तुम लोग का एक एम्स वाला जो बता रहे थे, तो क्वेश्चंस कैसे पूछता है एम्स में वो समझ लो, क्योंकि एम्स क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं रखा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग समझ नहीं पाते कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है। देखो पेज नंबर 146 में देखना, एक सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, इस तरह का पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन वो ज्यादा, मतलब कि जितना भी कॉलम बेस्ड है, इसका एग्जाम्पल बेस्ड है और जो फिगर बेस्ड है, तो एम्स वो सबको ज्यादा हिट करता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखना, तो वो तुम्हारा ज्यादा हेल्प आ जाएगा एम्स को लेके। बाकी बात एम्स में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो पहले भी शायद हम बताएं कि ऑब्जेक्टिव नॉर्मल नीट के ही तरह रहेगा। एसेशन रीजन पे फोकस करो तो उसमें सिलेक्शन मतलब अच्छा होने का चांसेस होता है कि हाँ, क्योंकि एसेशन रीजन ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो बायो में बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछता है, उसको प्रैक्टिस करो। कोई भी एम्स का एसेशन रीजन लेके अगर प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि एसेशन रीजन का क्या इस बार का क्या पैटर्न होगा अभी तक तो नहीं पता चला है कि एसेशन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बट कुछ ना कुछ क्वेश्चन एसेशन रीजन से डालेगा। 2020 तो नहीं डालने वाला है जो पहले था, लेकिन कुछ ना कुछ डालेगा, तो उसको थोड़ा सा, क्योंकि एसेशन रीजन पूछने का मतलब बस एक ही है कि पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को उठा के वो डालने वाला है, खासकर और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। ठीक है, तो कैलकुलेटिव बहुत कम होगा, रीजनिंग ज्यादा होगा। उसमें तो बहुत कुछ सारा जो भी कॉन्सेप्चुअली है, तो उधर ध्यान दे सकते हो। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वगैरह जो उस पर ध्यान दे सकते हो। फिजिकल में जो भी है कैलकुलेटिव पूछता ही पूछता है। बायो में नॉर्मल क्वेश्चन की जगह बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछता है। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तो रहेगा ही, अब एम्स है तो देखो। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह से तुम लोग ध्यान दे सकते हो। एम्स के मुताबिक जो पहले था अभी तक में वो बताया, बट इस साल का जो पैटर्न है अभी तक पता नहीं चला है कि क्या है नहीं है। ऐसा पूछा तो ठीक है, पूछेगा तो जरूर हो, 5 ही पूछे लेकिन पूछेगा जरूर, क्योंकि उसी हिसाब से रैंकिंग वगैरह भी एम्स में दे सकता है रैंक। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अभी तक तुम अगर बनाए होगे प्रीवियस ईयर का, तो बहुत ज्यादा उसमें तुमको डिफरेंस नहीं मिलेगा नीट और एम्स का। ठीक है, तो ये इस तरह से काम कर सकते हो। तो इसको करो, इसमें सेल को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हर एक साल इससे 3-4 क्वेश्चन हमेशा सब सारे एग्जाम में, पहले जैसे एग्जाम में होता था कि मतलब 12-10-12-11 का बता रहे हैं, उस ईयर टाइप में जो जब भी हर एक में, मतलब चाहे एम्स हो जितमत हो, सब पहले तो अच्छा अच्छा एग्जाम अलग अलग होता था, बीएचयू वगैरह। तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सेल से नीट में भी हर एक साल कुछ ना कुछ पूछा। इस साल कितना, मतलब इधर हम बता देते तुमको। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम देखे हैं इसमें, तो अभी तक में जो हमको दिख रहा है, जैसे 19 में 4 क्वेश्चन पूछा है, 18 में फिर 4 क्वेश्चन पूछा है, 17 में फिर 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा है, 16 में 3 क्वेश्चन पूछा, और 15 में तो 7 क्वेश्चन पूछ दिया है वो। ठीक है, 15 में सॉरी 7 नहीं पूछा है, 15 में, क्योंकि 15 में 2 एग्जाम हुआ था ना, एक कैंसल्ड भी हो गया था। तो कैंसल्ड में अगर बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ सेल का था कैंसल में। 15 में 2 एग्जाम हुआ था, एक जो कैंसल्ड हुआ था उसमें 7 क्वेश्चन, और नॉर्मल जो था उसमें 4 क्वेश्चन। तो 4-3-4-3-5 इस तरह से क्वेश्चन रहता ही है सेल में, तो उसको तुम कर सकते हो। तो सेल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी बात टिश्यू में बताई है कॉकरोच, तो इतना करो, रिवीजन करो। कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग क्लास है तो कर ही सकते हैं, मतलब पूछ ही सकते हो। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, और इस तीनों चैप्टर में जहां तक था तो हम बता दिए। सर मोस्ट अबंडेंट कुछ प्रॉब्लम कुछ और पूछना पूछ सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन तुम लोग का जो असाइनमेंट मिला है सब बन गया क्वेश्चन? तो उसमें नहीं बना रहे, हेलो तो उसमें नहीं बना रहे। हेलो, अरे आंसर दो, कुछ जवाब दो। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन बहुत ही अजीब अजीब रहता है, जैसे मतलब पढ़ा हुआ नहीं रहता है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरा? तो बोल रहे असाइनमेंट का क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं रहता है, मतलब बुक से बाहर का।
हेलो। आवाज आप तो नहीं सर हेलो। Yes, sir. आवाज नहीं आ रही है क्या? सर अब आ रही है। पहले नहीं आ रही थी? नहीं सर। अरे ठीक है, जो बताए तुम लोग समझ गए ना सारा? यस सर। ठीक है, तो उतना करके रखो, फिर कुछ प्रॉब्लम का तो फिर पूछना। असाइनमेंट अपलोड होता है वो मतलब एनसीईआरटी का कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहता, मतलब सब एनसीईआरटी कुछ कुछ भी block है ही। एनसीईआरटी कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहता है। नहीं सर। एक बार सर, अच्छा सर से हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो वही पूछ रहे थे, कुछ क्वेश्चन उसमें बनाए हो या फिर कुछ नहीं बनाए? बनाए थे सर, उसमें ठीक है, बहुत सारे इस बार का। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम सर से आज बात कर लेते हैं, सर को बोल देते हैं, ठीक है ना? अभी तो खैर एनसीईआरटी से ज्यादा इधर उधर करने का जरूरत है नहीं। ठीक है, हम सर से बात कर लेते हैं, बाकी बात जितना भी एनसीईआरटी से रिलेटेड मिला गया ना, कोई तो दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है, तो अभी जो भी हम तुमको जितना बताना था, जो भी हमको बताना था वो हम बता दिए, तुम लोग उस पर काम करो अपना, ठीक है? और फिगर एंड बॉक्स को, मतलब फिगर को तो ठीक है, बॉक्स वगैरह का भी जो एग्जांपल वगैरह बताए उसको तुम लोग बस ध्यान देना, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर आगे हम लोग